हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एनटीए नेट कॉमर्स बाय रिचा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 10 में मॉडर्न थ्योरी के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट की मॉडर्न थ्योरी कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी में हमने देखा कि क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच एंड कंटिजेंसी थ्योरी, यही तीन टाइप की थ्योरी होती हैं और हम इन तीनों को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन देखा मैनेजमेंट का और इनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखा थ्योरीज का, और हमने क्लासिकल और नियो क्लासिकल थ्योरी भी कम्प्लीटली कवर कर ली है विद इनका डिफरेंसेस, क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग हमने पार्ट 9 तक कवर कर लिया है। अब हम पार्ट 10 में मॉडर्न थ्योरी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरीज पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडर्न अप्रोच किस चीज़ पे बेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आजकल का जो हमारा टाइम है वो डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो या एनवायरनमेंट में चेंजेस हो, कुछ ना कुछ डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी इस तरीके से सेटअप करना चाहिए जो डे बाय डे होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम विच हैज़ टू अडॉप्ट चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से सेटअप किया जाए जो कि चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? यहाँ पर सिस्टम अप्रोच होगी, क्वांटिटेटिव एंड कंटिजेंसी थ्योरीज होंगी। ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच के लिए यहाँ पर इनके राइटर लिखे हुए हैं, लिडविंग ने दिया था, एंड कंटिजेंसी फील्डर ने दी थी। और क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है उसको हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट साइंस के साथ, ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट। तो इसमें जो डिटेल में हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ इतना जान लेना है कि क्वांटिटेटिव थ्योरी होती क्या है। ठीक है, सिस्टम अप्रोच को सबसे पहले चेस्टर बर्नार्ड ने यूज़ किया इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सिस्टम अप्रोच को सबसे पहले किसने यूज़ किया? चेस्टर बर्नार्ड ने यूज़ किया। अब सिस्टम अप्रोच है क्या? इसमें क्या होता है कि इनपुट होता है, ठीक है, उसका फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड देन आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, इनपुट डालेंगे, ठीक है, इनपुट डालो, फिर उसका प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट निकल के आएगा और उसका हम फीडबैक देखेंगे और यही सर्किल बार बार चलता रहता है। ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच को समझना बहुत आसान है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट में इतना जान लेते हैं कि इनपुट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इनपुट में ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो भी इनपुट लगाते हैं, जैसे हम क्या लगाते हैं, लैंड, लेबर, यही सारी चीज़ें तो होती हैं इनपुट में। तो इनपुट में क्या होगा? ह्यूमन होगा, मटेरियल होगा, इक्विपमेंट होंगे, फाइनेंस यानी हम कैपिटल डालते हैं, और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इनपुट में क्या हो गया? जो भी हम जो भी हम लगाते हैं अब इनपुट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस में वो सारी चीज़ें होंगी जो एक मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं उनको प्रोसेस कहा गया है यहाँ पर, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़ वगैरह। ठीक है, तो एक तरीके से ये मैनेजमेंट के आपके फंक्शन हो गए। और आउटपुट में क्या होगा? जो प्रोडक्शन वाली कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोडक्ट निकाल करके देंगे। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जो ट्रेड वगैरह के लिए काम करते हैं, यानी एक जगह से सामान खरीदा और दूसरी जगह पे सेल किया, वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे अपना। और आउटपुट में क्या मिल सकता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, एक ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, उनमें भी स्किल डेवलप होगी, नई नई चीज़ें वो सीखेंगे, तो ये आउटपुट होगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा इनपुट हो सकता है, क्या चीज़ आउटपुट हो सकती है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, याद रखना अब बहुत ही आसान हो गया। अब देखते हैं सिस्टम अप्रोच है क्या। तो सिस्टम अप्रोच कंसंट्रेटिंग ऑन द रिलेशनशिप अमंग द वर्कर। ठीक है, ये रिलेशनशिप पे बात करता है एंड रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, जो वर्कर मतलब कि वर्कर का आपस में और वर्कर और मैनेजमेंट का आपस में, एंड नो अदर थ्योरी कंसंट्रेटिंग ऑन इट। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ
कि सिर्फ और सिर्फ वर्कर की ही बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हुई कि वर्कर का आपस में रिलेशन एंड वर्कर का मैनेजमेंट के साथ में कैसा रिलेशन है। इस चीज़ पे किसी और थ्योरी ने फोकस नहीं किया। ठीक है, अब इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो फीचर्स क्या है? अ सिस्टम कंसिस्ट इंटरैक्शन अमंग द डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी हम ये जो सिस्टम अप्रोच होती है वो क्या बताती है कि हमने पहले देखा कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब उन डिपार्टमेंट को अलग अलग नहीं रखना है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट आपस में भी मिलजुल करके बात करें। ठीक है, देर इज़ नो वैक्यूम, यहाँ पर वैक्यूम नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से हमने रॉ मटेरियल डाला, ठीक है, और अब हमको पता ही नहीं है कि इनको क्या आउटपुट चाहिए। नहीं, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक जगह से निकलेगा दूसरी जगह फिर जाएगा, काम हो रहा है तो मतलब अगर कई प्रोसेस से होकर के काम चल रहा है तो आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। देयर इज नो वैक्यूम। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप नॉट आइसोलेशन, यानी कि यहाँ पे कोई आइसोलेट होकर के नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों सब में आपस में रिलेशनशिप होंगे। An organization system has boundary that determine which part are internal and which are external। यहाँ पे ऐसा रखा गया कि हम ये भी ध्यान रखें कि कौन सा पार्ट हमारा इंटरनल है और कौन सा पार्ट हमारा एक्सटर्नल होगा। ठीक है, एक बाउंड्री क्रिएट कर ली, वो अपने हिसाब से ये डिसाइड कर लेंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिव टू इट्स एनवायरमेंट प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्केट। वही मैंने कहा कि जैसे एक यहाँ पर एक इनपुट रॉ मटेरियल लेकर के आए, फिर प्रोसेस हुआ, फिर ज़रूरी नहीं कि एक ही स्टेप में पूरा प्रोसेस हो जाए। हो सकता है कि कई डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोसेस हो, जैसे गुड्स बनता है, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर लेबलिंग होती है। ठीक है, और भी मतलब उसके बनने में भी बहुत कई स्टेप होते हैं। और यहाँ पर ये है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, और वही चीज़ हम बना करके दे। देयर इज़ अ नो वैक्यूम। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द सिस्टम अप्रोच। अब हम देखते हैं कि सिस्टम अप्रोच जो है 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, जनरल सिस्टम होता है और स्पेशलाइज सिस्टम होता है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम वो होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल भी बाहर से ले करके आ रहे हैं और जो फाइनल गुड्स है उसको भी हम एनवायरनमेंट में ही दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ओपन सिस्टम। ठीक है, यानी कि जब हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है बाहर की एनवायरनमेंट पे। ठीक है, और क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम मतलब कि जब हमको बाहर से कोई मतलब नहीं होता, हम अंदर ही बैठ के सारा प्रोसीजर करते हैं। जब हमें बाहर के एनवायरनमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन में बाहर के एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं होता, तो वो हमारा होता है क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, फिर होता है जनरल सिस्टम, जैसे जो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नॉर्मली, वो जनरल सिस्टम में आता है, जो कि ज़्यादातर हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एंड देन आता है स्पेशलाइज सिस्टम। स्पेशलाइज सिस्टम का मतलब ये हो गया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम करने के लिए स्पेशलाइज होता है। जैसे कहीं पे किसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्पेशलाइज हो सकता है, किसी का प्रोडक्शन प्रोसेस स्पेशलाइज हो सकता है। तो स्पेशलाइज सिस्टम हो गया वो कि एक अलग तरीके का काम करना। ठीक है, अलग मेथड से काम को करना, दैट इज द स्पेशलाइज सिस्टम। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है, अब ऐसे आपने कंटिजेंसी वर्ड तो पहले भी देखा होगा अकाउंट में। ठीक है, तो समझ लीजिए, बस उसी से रिलेट करके इसको पढ़ लेते हैं। कंटिजेंसी क्या होती है? कंटिजेंसी सिचुएशन, एक जो कि हमारी सिचुएशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, कंटिजेंसी इज अ प्रैग्मेटिक इन नेचर। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कंटिजेंसी जो होती है वो प्रैग्मेटिक इन नेचर होती है। एज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इज फाउंड आफ्टर एनालिसिस द सोल्यूशन। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है? जो कि रियलिटी से रिलेटेड हो। ठीक है, जहाँ पर रियलिटी की बात की जाए वो होता है हमारा प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, और कंटिजेंसी सिचुएशन बेस्ड होती है कि जब ऐसा होगा तो हमको ये करना है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड अपॉन इफ एंड देन। ठीक है,
ये बेस्ड होती हैं इफ़ एंड देन पर। और क्या होता है, मैनेजमेंट टेक्निक इज डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि हमको पता होता है कि कंटिजेंसी क्या होती है, एक सिचुएशनल की बात करते हैं, ठीक है। और ये तीनों वर्ड आप लिख लीजिएगा कि ये इफ एंड देन पे होती है, और दिस इज द प्रैग्मेटिज्म, और विच इज बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ये होता है कंटिजेंसी अप्रोच। अब कंटिजेंसी अप्रोच का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, it has to develop appropriate matches between the internal organization and the external organization, ठीक है। it is based upon the rules and responsibility and duties of the employee divide the organization structure। यहाँ पर क्या होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम बताएंगे या डिस्क्राइब करेंगे या बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे, ठीक है। कंटिजेंसी जो थ्योरी है उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड है, तो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस आता है या फिर बाहर कोई चेंजेस आता है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इजीली वो फास्ट और बेस्ट वे में चेंजेस को अडॉप्ट कर सके, ठीक है। जो भी क्रिएटिव और यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है काफ़ी क्रिएटिव होता है। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देयर इज़ नो बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। किसी भी काम को करने का केवल एक ही बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट एक्शन इज सिचुएशनल एंड ससेप्टेबल टू आउटसाइड द सिस्टम और सब सिस्टम। मैनेजमेंट का जो एक्शन होता है वो डिपेंड करता है हमारे आउटसाइड और इनसाइड के सिस्टम को, ठीक है। मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस आर द सब्जेक्ट टू चेंज पर चेंजेस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे जैसे बाहर चेंजेस आएगा वैसे वैसे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंज लेकर के आएगा। नो एक्शन इन यूनिवर्सल दैट वेरीज विद सिचुएशन, मतलब कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होगा कि हाँ अगर ये चेंजेस आया तो यही बदलाव आना है ऑर्गेनाइजेशन में। देयर इज अ कोई भी यहाँ पे यूनिवर्सलिटी नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे जो 14 प्रिंसिपल थी उनको जर्नलाइज किया गया था, हर ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लिसिट किया गया, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएंगी तो आपको यही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। एंड देन हमारा अब लास्ट थ्योरी आती है मैनेजमेंट की थ्योरी में, जो कि है हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि दैट इज़ दी क्वांटिटेटिव, इट इज़ द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक साइंटिफिक मेथड है जहाँ से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेकिंग डिसीजन ऑपरेशंस, ठीक है। जब भी मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो वो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच में कि ये स्टैटिस्टिकल डेटा या मैथमेटिकल डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हो रहा है हम हर एक चीज़ को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख लेंगे और हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे हम अकाउंटिंग में करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हर एक चीज़ जो भी लेन देन होता है वो मनी के फॉर्म में होता है, तो वी कैन राइट डाउन इट, वी कैन क्लासीफाई इट एंड इसको हम मतलब लिख करके बता सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। बट इन्होंने क्या कहा कि मैनेजमेंट में भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हम सभी चीज़ों को क्वांटिफाई करके स्टैटिस्टिकल डेटा मैथमेटिकल डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे। तो और ये स्टैटिस्टिकल डेटा जो होगा मैनेजमेंट को हेल्प करेगा उनकी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब इसके तो अब आप खुद ही सोचिए कि जो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है क्या हम इसमें हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं या हर एक चीज़ को क्वांटिफाई कर सकते हैं? तो आंसर आता है नहीं, हर एक चीज़ को तो नहीं कर सकते। इवन अकाउंटिंग में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं लिख पाते हैं। तो उसी तरीके से क्वांटिटेटिव अप्रोच के भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे
क्या हुआ, सबसे पहले तो दिस अप्रोच इज नॉट गिवन द वेटेज ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, यहाँ पे ह्यूमन की कोई वैल्यू ही नहीं की गई, ठीक है। मैथमेटिकल टूल हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बट मैनेजमेंट हैव वेरियस अदर टास्क टू परफॉर्म एक्सेप्ट द डिसीजन। क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट, मतलब एक जो मैथमेटिकल टर्म है, अगर स्टैटिस्टिक दिया जाए तो उससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प तो मिल जाती है, बट मैनेजमेंट के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं डिसीजन मेकिंग के अलावा। Sometimes information available to business for developing the mathematical model are not up to date. कभी कभी क्या होता है कि बहुत रीसेंट डेटा हमको नहीं मिल पाता है, ठीक है, बहुत ओल्डर हो जाते हैं वो डेटा, तो हम डिसीजन भी उसी तरीके से, जो मैनेजर जो होगा वो डिसीजन लेगा तो उसमें भी कुछ कमियां रह जाएंगी, ठीक है। ऑल द वेरिएबल ऑफ डिसीजन मेकिंग आर नॉट मेजरेबल, जो कि बात हमने आपसे कही अभी, कि हर एक चीज़ जो कि डिसीजन लेने में ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों को मेजरेबल नहीं किया सकता, हर चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं किया जाता मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर में, एंड आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। मैंने बहुत एफर्ट करके आपके लिए ये सीरीज़ बनाई है। सो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।